ग्रीटिंग्स एवरीवन। और आज हम करेंगे डेटा सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट की वर्किंग। एज आई एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट क्लास कि डेटा सिस्टम में अ ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ डेटर, मतलब आप ब्रांच को हेड ऑफिस का डेटर मानते हो जिससे हेड ऑफिस को पैसे रिकवर करने हैं, पैसे लेने हैं। हेड ऑफिस इज गिविंग समथिंग टू ब्रांच, जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को स्टॉक भेज दिया, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश दे दी एक्सपेंसेस करने के लिए, इनको सेटअप बना के दे दिया, एसेट्स दे दी। अब ब्रांच का काम है कि वो गुड्स की सेल करे और उससे जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो कैश सेल से मिले या फिर कस्टमर से कलेक्शन करे, वो सारा पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को रेमिट कर देगी। ठीक है ना। तो हेड ऑफिस ब्रांच को क्या दे रहे हैं? गुड्स दे रहे, सेल के लिए कैश दे रहे, एक्सपेंसेस के लिए। ब्रांच क्या कर रही है? जो भी सेल पर पैसा आ रहा है वो सारा रेमिट कर देगी। सो कैश रेमिटेड और रेमिटेंसेस। और गुड्स में अगर कुछ कमी है तो वो गुड्स को रिटर्न कर सकती है, या हेड ऑफिस के कहने पर गुड्स किसी और ब्रांच को भी सेंड कर सकती है। सो ब्रांच से गुड्स जा रहे हैं या ब्रांच में गुड्स आ रहे हैं, ब्रांच को कैश मिल रही है या ब्रांच कैश सेंड कर रही है। ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, डायरेक्टली भी हो सकती हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकती हैं। सो अब इन जो मेन ट्रांजैक्शंस हैं इनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, लेजर अकाउंट्स क्या होंगे, दैट वी आर टू सी नाउ। अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस, हर ब्रांच के पास एंड में कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज बच सकती हैं, जो कहलाता है इसका बैलेंस। ठीक है ना। आपने ब्रांच को कुछ एसेट्स भेजी और ब्रांच के पास कुछ लाइबिलिटीज़ भी आ सकती हैं इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। तो जो नेट एसेट्स हैं वो ब्रांच का बैलेंस है, और किसी भी एक ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग हो जाता है। अगर ये बैलेंस इस ईयर के एंड का है, से 31 मार्च 2020 का, तो नेक्स्ट ईयर में ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, है ना, 1 अप्रैल 2020 को। दैट मीन्स अगर एक ब्रांच कॉन्टिन्यूएशन में है तो उसके पास एंड में भी कुछ बैलेंसेज होंगे और इसके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होंगे, बिगनिंग के बैलेंसेज भी होंगे। सो वी आर टू पोस्ट ओनली दीज 4 थिंग्स। यू हैव 2 बैलेंसेज, यू हैव 4 ट्रांजेक्शन्स। कौन सी? 2 गुड्स की, 2 कैश की। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है ना। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके पिक कर लेते हैं कि कौन सी इनकी ट्रांजेक्शन्स हैं जो जॉइंट ट्रांजेक्शन्स हैं, जो कॉमन है, जिनको रिकॉर्ड करना है। नाउ कमिंग टू जर्नल एंट्रीज। सो अब जर्नल एंट्रीज में स्टार्ट करते हैं। सो बिगनिंग में क्या होगा? इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वी विल बी पासिंग एन ओपनिंग एंट्री, जैसे आप अपने अकाउंट्स में करते हो। जो आपके फाइनल अकाउंट्स हैं, जो आपने समझे हैं, फर्म की जब भी अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, प्रॉफिट लॉस निकल जाता है, तो हम सारे अकाउंट्स को, अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज कर देते हैं, एक क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं जिसे क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है। नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में सेम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, जिसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, और उसकी जो जर्नल एंट्री होती है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। 11th में आपने ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर कि अब ब्रांच के लिए जो भी उसके पास बैलेंसेस पड़े हुए हैं वो ओपनिंग एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो ब्रांच का बैलेंस क्या होगा? ब्रांच एज अ डेटर विल बी हैविंग अ डेबिट बैलेंस। तो जो एसेट्स हैं वो अब ब्रांच के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो ब्रांच की लाइबिलिटीज़ हैं वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, रिप्रेजेंटिंग देयर बैलेंस। सो अब अगर हम ब्रांच को बैलेंस में एसेट्स दे रहे हैं, जैसे ब्रांच का स्टॉक का बैलेंस है बिगनिंग में, ब्रांच के फर्नीचर का बैलेंस है, पेटी कैश का बैलेंस है, डेटर्स का बैलेंस है, तो जब ये सब ब्रांच को देंगे तो ब्रांच इज अ रिसीवर, ब्रांच को मिल गए ये बैलेंसेस, ब्रांच अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है ना। और क्या दिया हमने ब्रांच को? एसेट्स वगैरह, तो उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सो आपके पास ओपनिंग एंट्री में 2 कंपोनेंट्स होंगे, एसेट्स भी हो सकती हैं, लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। नाउ व्हेन यू रिकॉर्ड एसेट्स यू पास एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच को हमने क्या दिया? एसेट्स। सो ये जो ब्रांच की एसेट्स हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में रखी हुई हैं, वो बुक्स में ही ब्रांच में उनको ट्रांसफ़र कर देगा, एसेट्स को क्लोज कर देगा और ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे कि ये इनकी एसेट्स हैं। तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। लाइकवाइज ब्रांच के पास कुछ लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे दे माइट बी हैविंग से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उनके पास क्रेडिटर्स हो सकते हैं, है ना। सो जो लाइबिलिटीज़ है वो भी ब्रांच की बुक्स में डालनी है। तो जब लाइबिलिटीज़ को हमें किसी को ट्रांसफ़र करना होता है तो उन्हें क्या करते हैं? लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, और अगर हमें उन्हें किसी को देना है, ट्रांसफ़र करना है, तो उनको कर देंगे डेबिट।
सो लाइबिलिटीज़ अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये सब किसके अकाउंट में चले जाएंगे, ब्रांच के अकाउंट में। ठीक है, सो ब्रांच को जब एसेट्स दी, एंट्री हो गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी उनमें ट्रांसफ़र की, तो लाइबिलिटीज़ के क्लोज करने की एंट्री ब्रांच अकाउंट। सो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ब्रांच के अकाउंट में। सो ट्रांसफ़र करते हो हमें ऑपोजिट, एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटीज़ को डेबिट करते हैं। ये हो गई ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री भी इसी तरह से आएगी, ठीक है, लेकिन अब रिवर्स होगा। क्लोजिंग एंट्री में क्या होगा, ब्रांच आपको एसेट्स बताएगी कि इतनी मेरी एसेट्स हैं, वो रिकॉर्ड करनी होंगी। तो अब वो एसेट्स दोबारा से ब्रांच से आपकी बुक्स में, आपकी का मतलब क्या है, हेड ऑफिस। हम ये सारी अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करते हैं, हेड ऑफिस की बुक्स में। ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखती, ब्रांच डजंट डू एनी अकाउंटिंग वर्क, दे डू नॉट मेक देयर प्रॉपर अकाउंट्स. So in the books of head office we are recording this. Now coming to the transactions of the year, so in case you remember analysis, we have 4 type of transactions, right? You have 2 transactions relating to goods and 2 for cash. यही तो हो रहा है इनमें, गुड्स का लेन देन हो रहा है, कैश का लेन देन हो रहा है. सो जब गुड्स ब्रांच को भेजे जाएंगे, गुड्स ब्रांच रिटर्न करेगी, कैश गुड ब्रांच को सेंड करेंगे, कैश ब्रांच रेमिट करेगी. तो कैसे एंट्रीज होंगी? As a personal account, branch is a debtor. Remember, branch is a debtor. So personal account का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो जब ब्रांच रिसीव करेगी कुछ भी, जैसे जब आप गुड्स ब्रांच को भेजते हो तो ये ब्रांच इनको रिसीव करती है ना, ब्रांच इज़ अ रिसीवर. आप कैश भेजते हो ब्रांच को, ब्रांच इज़ अ रिसीवर, ठीक है. और यहाँ पर ब्रांच क्या है, सेंडर, गिवर. ब्रांच ने कैश दी, ब्रांच ने गुड्स वापस किए, तो इसके अकॉर्डिंगली एंट्री होती है. सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट पार्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच. जब आपने ब्रांच को गुड्स भेजे तो ब्रांच एज अ रिसीवर डेबिट हो जाएगी, ठीक है. तो ब्रांच अकाउंट डेबिट. क्रेडिट क्या करोगे, क्या दिया आपने, गुड्स दिए. तो अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये गुड्स एक्स ब्रांच को, ये गुड वाई ब्रांच को, ये गुड्स हमने अपने पास रखे. ऐसे आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है कि जितने भी गुड्स ब्रांच को भेजते हैं उनको हम एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, कॉल्ड गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है. तो एंट्री क्या हो जाती है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, कि ये गुड्स हमने ब्रांच को भेजी. दिल्ली ब्रांच को भेज रहे हो तो दिल्ली ब्रांच का नाम आएगा, बॉम्बे ब्रांच है तो बॉम्बे ब्रांच का नाम आएगा, ठीक है, उन्हीं के नाम के साथ. तो कभी भी आप जब अपने रिकॉर्ड्स को कंपाइल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने गुड्स हमने एक्स ब्रांच को भेजे, वाई ब्रांच को भेजे. लेटर ऑन क्या होता है कि एंड में आके, क्योंकि ये गुड्स जब आप किसी ब्रांच को भेज देते हो, जो गुड्स आपने इस पर्टिकुलर ब्रांच को भेज दिए, ये अब आपके पास नहीं रहे, आप इनको पर सेल नहीं कर सकते हो, है ना. तो आप इनको ट्रेडिंग अकाउंट में से या परचेजेस में से निकाल देते हो. हेड ऑफिस गुड्स जितने भी भेजे हैं उनका जो फाइनल बैलेंस होता है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट या परचेजेस अकाउंट में कैंसिल कर देते हैं. ओके, अब इसमें अमाउंट क्या आ गया, जब हम गुड्स भेजते हैं, गुड्स कैन बी सेंट डायरेक्टली, मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, या हेड ऑफिस इनडायरेक्टली इनको गुड्स भेज सकता है. कैसे, वो किसी और ब्रांच को कह देता है कि इस ब्रांच को गुड्स भेज दो. सो गुड्स सेंट टू द ब्रांच अंडर हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शंस. जैसे एक्स ब्रांच है, ठीक है, इसने गुड्स भेजे वाई ब्रांच को, तो हेड ऑफिस के लिए जब वाई ब्रांच की एंट्री करेगा तो वाई को गुड्स सेंट है, क्योंकि वाई को गुड्स भेजे जा रहे हैं, तो वाई की बुक्स में या वाई के लिए एंट्री होगी वाई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू वाई ब्रांच. एक्स ब्रांच के लिए क्या होगा, एक्स को तो गुड्स देने पड़ रहे हैं, एक्स तो दे रहा है, वापस कर रहा है ना. एक्स को गुड्स दिए थे कि तुम सेल कर दो, अब एक्स इनको वापस भेज रहे हैं, तो एक्स के लिए ये रिटर्न है. तो अगर एक्स के लिए एंट्री करेंगे तो वो हो जाएगी रिटर्न की एंट्री. वाई के लिए ये गुड्स सेंट है. नाउ कमिंग टू रिटर्न, जब आप रिटर्न करते हो तो रिटर्न क्या, ऑपोजिट ऑफ गुड्स सेंट, है ना. तो ऑपोजिट कर दो, जो आपने गुड्स भेजे थे वो कम हो गए. मान लो आपने 50,000 के गुड्स भेजे थे, उसमें से ब्रांच ने 8,000 के रिटर्न कर दिए, तो जितना गुड्स सेंट है वो कम हो गया, तो इसको डेबिट करो. और ब्रांच बीइंग अ गिवर, इन दिस केस गिवर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है. तो आपके पास अपने गुड्स वापस आ गए, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. नाउ रिटर्न्स किस तरह से होते हैं, रिटर्न भी हमारे डायरेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट रिटर्न टू हेड ऑफिस. इनडायरेक्ट हो सकते हैं कि आप रिटर्न करो किसी और ब्रांच को, सेंट टू अदर ब्रांचेज अंडर हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शंस, या फिर आपकी जगह आपके कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो ब्रांच के कस्टमर गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं हेड ऑफिस को. तो ये तो हेड ऑफिस को चले गए.
या आप किसी और ब्रांच को रिटर्न कर देते हो अंडर हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शंस। तो ये 3 तरह के हैं, रिटर्न बाय कस्टमर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एंड गुड्स सेंट बाय द ब्रांच टू अदर ब्रांचेस। ठीक है। फिर कैश की, अगर ब्रांच को कैश भेज रहे हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर और कैश चली गई, कैश अकाउंट कर दो। अब कैश कैसे भेजी जाती है, अगेन एक्सपेंसेस के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको जज करना है कि इस ब्रांच को कितनी कैश भेज दी, वो चाहे आप डायरेक्ट भेजो या इनडायरेक्ट भेजो, ब्रांच को कैश चली गई वो एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे आपने किसी एक पर्सन को कुछ काम के लिए भेजा, आपने उसको 50,000 दिए कि ठीक है तुम ये काम करोगे, इसके तुम्हें 50,000 रुपीज़ में कैश दे रहा हूँ कि जो खर्चा वगैरह होगा इसमें से निकाल लेना। आपने उसको 50,000 दे दिए। अब मान लो आपको लग रहा है कि नहीं ये पैसा कम पड़ जाएगा, तो आपका वहाँ पर जो दूसरी जगह जहाँ ये पर्सन को आपने भेजा है वहाँ आपका कोई और एजेंट है, आप उसको कहते हो कि उसको कैश कम हो सकती है, तुम उसको 10,000 और दे देना। ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा ना वो कहेगा कि 10,000 आपने नहीं दिए, आपकी हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन से मिले हैं। तो कैश चाहे डायरेक्टली ब्रांच को भेज रहे हैं या इनडायरेक्टली हेड ऑफिस भिजवा रहे हैं, द पॉइंट इज कि ब्रांच को पैसा मिला। तो जो भी पैसा ब्रांच को भेजा गया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब ब्रांच अपना पैसा हमें रिटर्न करेगी, रेमिट करेगी, क्योंकि ब्रांच को जो भी पैसा आता है ब्रांच इज़ नॉट सपोज टू कीप दैट विद इट, ब्रांच को नहीं रखना, तो ब्रांच आपको रेमिट कर देती है। तो जो ब्रांच पैसा भेजती है हेड ऑफिस को मिल जाता है, तो हेड ऑफिस के पास पैसा आ जाता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो ब्रांच अकाउंट। अब ये किसके इक्वल होते हैं, रेमिटेंसेस, विच इज़ कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स प्लस एनी अदर एडजस्टमेंट। कोई और इनडायरेक्टली भी तो पैसा मिल सकता है, वो भी आप भेजोगे, उसको भी लिखोगे। तो जब भी ब्रांच से पैसा मिलेगा वो आ जाएगा बैंक अकाउंट। अब जब भी कोई चीज़ें हम भेजते हैं ना, उसमें एक और पॉइंट होता है, वो होता है कि एक पार्टी ने पैसा भेज दिया, दूसरे को मिला कि नहीं मिला। तो इन बिटवीन एक इन ट्रांजिट हो सकता है। जैसे ब्रांच कहती है हमने कैश सेंड की है, मतलब चेक भेजे या किसी भी तरह से 50,000 के, ठीक है, लेकिन आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो, आपके बैंक अकाउंट में रिसिप्ट है 45,000 की। क्या रीज़न हो सकता है, ब्रांच 50,000 कह रही है, आपको 45 मिला है। तो ये हो सकता है कि 5,000 का पैसा जो उन्होंने आपके अकाउंट में चेक डिपॉजिट कराया या जिस भी तरह से डिपॉजिट कराया, वो अभी आपको मिला नहीं है, वो अभी बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, तो वो इन ट्रांजिट माना जाता है। ठीक है। तो आप पूरा कैश में नहीं लिखोगे, जो इन ट्रांजिट है उसको इन ट्रांजिट ही लिखोगे, क्योंकि हम ये एंट्रीज कर रहे हैं हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेड ऑफिस को जितना पैसा मिल गया वो बैंक में जाएगा, जो अभी मिलने वाला है इन ट्रांजिट है उसको इन ट्रांजिट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी है, गुड्स सेंट है। अब गुड्स हेड ऑफिस सेंड करते हैं, आप ब्रांच टू गुड्स सेंड कर देते हो। इसमें भी हो सकता है कुछ स्टॉक इन ट्रांजिट हो, तो उसमें क्या होगा, अगर कुछ स्टॉक इन ट्रांजिट है, आपने भेज दिया, आपके हिसाब से तो गुड्स सेंट है, आप गुड्स सेंट ही लिखोगे। ठीक है। अब ब्रांच को कम मिला, कुछ इन ट्रांजिट रह गया, तो जो इन ट्रांजिट है वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कि ये मिलने वाला है, उसको नहीं एडजस्ट करेंगे कि स्टॉक इन ट्रांजिट, क्योंकि आपको नहीं मिलना, आप बेच चुके हो, आपने लिख दिया। मान लो आपने 80,000 के गुड्स भेजे, तो आपने 80,000 से एंट्री कर दी, बाद में ब्रांच से चेक किया, ब्रांच कह रही है हमें तो 70 के गुड्स अभी मिले हैं, इसका मतलब 10,000 अभी इन ट्रांजिट है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा कि ये स्टॉक अभी मिलना है, लेकिन एंट्री पूरे से करेंगे। ठीक है। नाउ क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री किस लिए करते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए। अब जैसे शुरू में आपने ब्रांच को एसेट्स दी, अब एंड में क्या होगा, ब्रांच आपको बताएगी, ब्रांच आपको एक समरी देगी कि एंड में हमारे पास इतनी पेटी कैश है, वी हैव दिस मच ऑफ स्टॉक लेफ्ट, वी हैव फर्नीचर ऑफ दिस वैल्यू, हमारे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक स्टॉक का बैलेंस इतना है। तो ब्रांच आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी। अब ये एसेट्स ब्रांच के रिकॉर्ड्स में से निकल के हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाएंगी। तो हेड ऑफिस की बुक्स में आप इसकी एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अब आपको मिलनी है, ठीक है, आप इनको एंटर करोगे। सो ब्रांच की एसेट्स अब आपकी बुक्स में वापस आ गई, ब्रांच एसेट्स टू ब्रांच। ये एक फॉर्मेलिटी सी एंट्री होती है, क्योंकि ये बैलेंस है, एक्चुअली ये बैलेंस है। ठीक है। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी ब्रांच की,
सो ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो इनको एंटर किया क्रेडिट से, ये डेबिट होते हैं इनको एंटर किया डेबिट से। लेकिन अकाउंट में क्या होगा, ये एंट्री नहीं होगी, इसको सिंपली हम लिखेंगे बैलेंस, दिस इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस और वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था। अब जिस मिनट आपने ये सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली, नाउ योर ब्रांच अकाउंट टेक्स द शेप ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। अब आप ब्रांच अकाउंट को बैलेंस करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट आता है, बैलेंस ऑफ ब्रांच प्रॉफिट, अब ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट कैसे आ सकते हैं, देखो ये ब्रांच अकाउंट है, जस्ट कंसिडर, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पर आपने बैलेंस लिखा कि इतना ब्रांच के पास एसेट्स, नेट एसेट्स पड़ी हुई हैं, फिर गुड्स सेंट, कैश सेंट, ये वो चीज़ें हैं जो आपने ब्रांच को दी हैं। इधर से ब्रांच क्या देगी आपको, जो वो रेमिटेंसेस दे रही है या गुड्स जो रिटर्न कर रही है, ये वो चीज़ें हैं जो ब्रांच आपको वापस कर रही है। क्लोजिंग बैलेंस में भी नेट एसेट्स ब्रांच आपको वापस कर रही है, तो ये ब्रांच ने आपको दिया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू गेव टू ब्रांच एज अ डेटर, डेबिट में आ गया व्हाट यू गेव, क्रेडिट में आ गया जो ब्रांच ने आपको वापस किया, जो आपने ब्रांच से रिसीव किया। तो अगर आपको ज़्यादा ब्रांच से चीज़ें मिली हैं, अगर जो ब्रांच पे कर रही है आपको वो ज़्यादा है, तो डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा। इट मीन्स ब्रांच इज़ गिविंग अस मच मोर देन व्हाट वी हैव सेंट देम, सो ये जो डिफरेंस है ये प्रॉफिट माना जाता है। सो इसे आप अपने जनरल P&L अकाउंट में लिख लेते हो। सो एंट्री बन जाती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट। इसका ऑपोजिट केस क्या है, अगर डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आए। अब क्रेडिट साइड में डिफरेंस आने का मतलब होता है कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट में तो सेंट आइटम्स है ना, आपने ब्रांच को ज़्यादा चीज़ें दी हैं एंड ब्रांच इज गिविंग यू लेस। आप किसी को ज़्यादा दे दो, आप किसी को 50,000 वर्थ ऑफ सामान दे दो और वो आपको बाद में 40,000 रिटर्न कर दे, कहीं यही है भाई इसमें से ये कैश है, ये है, बाकी सामान बच गया, ये ले लो 40,000 है। आप क्या बोलोगे उसको, आप कहोगे मुझे नुकसान हो गया, मैंने तुम्हें 50,000 वर्थ ऑफ थिंग्स दी थी, तुम मुझे 40,000 वर्थ वापस कर रहे हो, I got lesser, so I have a loss. So a difference coming here on credit side is a loss, ठीक है। ये होती है प्रॉफिट और लॉस की अंडरस्टैंडिंग। लॉस के केस में एंट्री क्या होगी, अब क्योंकि ब्रांच में ये क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये हो गया ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, और जनरल P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लॉसेस डेबिट होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट की एंट्री, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। एंट्री हो गई, प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू जनरल P&L अकाउंट, और ये ब्रांच में डेबिट में अपीयर कर रहा था। लॉस अगर हो रहा है दैट इज डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, सो रिवर्स एंट्री। अब फाइनली हम क्या करते हैं, जो बाकी के इसमें जो अकाउंट्स हैं या तो वो ब्रांच से रिलेटेड हैं या उनमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन, जैसे कैश अकाउंट है, कैश में तो और भी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी ना। फाइनली हम स्टॉक का हिसाब किताब कर लेते हैं कि ब्रांच को जितने हमने गुड्स भेजे, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर आवर परचेज, सॉरी फॉर आवर सेल, हम उनको सेल नहीं कर रहे हैं, वो ब्रांच को दे दिए। सो हमारी जो परचेजेस थी, हमारी का मतलब है हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस वर्क कर रहा है, तो आप जब भी एंट्री करोगे आपको हेड ऑफिस की जगह पे बैठ के सोचना है कि हेड ऑफिस इज गेटिंग समथिंग, हेड ऑफिस इज गिविंग समथिंग, क्या सिनेरियो है, ठीक है। अब हेड ऑफिस क्या कहता है कि अगर हमने नेट में, नेट गुड्स का मतलब है सेंट माइनस रिटर्न, गुड्स सेंट जो है नेट गुड्स लेने हैं, ठीक है। तो आपके उतने स्टॉक्स अब आपके पास अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, तो आपकी परचेजेस का बैलेंस कम हो गया या ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कम हो गया। तो जितने गुड्स आपने भेजे उनको परचेजेस में क्रेडिट कर देते हो या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो कि इतना स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल। ये किससे लिखते हैं, बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के बैलेंस से, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, कॉन्टिन्यूएशन का नहीं है, ये वो गुड्स हैं जो ब्रांच बेच रही है, तो ये अब आपके पास नहीं रहे तो अपनी परचेजेस में से माइनस कर दो, क्योंकि हेड ऑफिस जो है वो अपना भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएगा। ऑल्दो वी आर नॉट स्टडिंग दैट, मान लो हेड ऑफिस का अपना ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का और इसने परचेजेस की थी से 10 लाख की, अब ये अपनी सेल्स लिख रहे हैं से 6 लाख। अब आप कह दो जी यहाँ पर इसका बैलेंस बच गया सपोज 1 लाख, तो आप ये कहो कि 350 का लॉस हो गया, तो ये गलत होगा ना, क्योंकि ये जो परचेजेस आपने की हैं ये सारी तो आपने सेल नहीं की, इसमें से हो सकता है कि आपने 5 लाख के गुड्स ब्रांच को भेज दिए हों,
है ना। तो वाई शुड वी राइट 10 लाख हेयर। 10 में से हमने जब 5 लाख के गुड्स खुद रखे ही नहीं तो हम अपने अकाउंट में क्यों डालें। तो वो या तो परचेजेज में से माइनस कर दो, मतलब परचेजेज में से क्रेडिट कर दो, या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करो कि ये तो हमने गुड्स सेंड किए थे ब्रांच को, तो ये हमारे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेंगे। सो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं परचेजेज और ट्रेडिंग अकाउंट में। सो इसमें जो मेन जो अकाउंट्स है जो निकल के आ रहे हैं वो है, एक तो ब्रांच अकाउंट है और दूसरा है जो हमें बनाना है, इट इज़ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बन सकती हैं। जैसे मान लो आपको, जैसे क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस में यू वांट टू हैव ऑल द बैलेंसेस, तुम्हें बैलेंसेस लिखने हैं ना, स्टॉक का बैलेंस कितना है, डेटर्स का बैलेंस कितना है, ठीक है, पेटी कैश का बैलेंस कितना है, तो आप इनके अकाउंट बना सकते हो, बैलेंसेस सॉल्व कर सकते हो। सो ये चीज़ें हम कर सकते हैं इफ़ वी नीड देम। तो किसी भी क्वेश्चन में जो मेन अकाउंट्स हैं वो ये दोनों अकाउंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू जो ज़रूरत है उसकी आप स्टेटमेंट बना सकते हैं या अकाउंट बना सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेजर अकाउंट्स, दीज आर द टू मेन अकाउंट्स दैट विल बी प्रिपेयरिंग। और आपके एग्ज़ाम्स में मे बी इफ़ इट इज़ अ 7 मार्क्स क्वेश्चन तो हो सकता है आपके 5 मार्क्स एंड 2 मार्क्स इस तरह से हों। एंड दीज आर योर एडिशनल अकाउंट्स। एडिशनल अकाउंट्स हम तब बनाते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है, राइट। Now the format of branch account. Now before I give you format, just consider कि आपके ब्रांच अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होना है। यू हैव अंडरस्टूड द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपको बैलेंसेस भी पता हैं, तो क्या रिकॉर्ड होने हैं, जस्ट कंसिडर दैट। ओके ओके, यू कैन गिव इट अ पॉज करो और सोचो। सबसे पहली चीज़ है, ये एक डेटर है, तो डेटर में बैलेंसेस होते हैं। सो यू विल बी हैविंग एन ओपनिंग बैलेंस, यू विल बी हैविंग अ क्लोजिंग बैलेंस, इसमें बैलेंसेस आएंगे आपके, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस अकाउंट शुड हैव एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग बैलेंस। अब डेटर अकाउंट का, ब्रांच अकाउंट का एज अ डेटर ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। ये कोई नॉर्मल डेटर नहीं है कि जिसको हमने सेल की और बैलेंस बच गया। ये इस तरह का पर्सन है जिसको हमने गुड्स दिए, एसेट्स दी, ठीक है, पेटी कैश दी, फर्नीचर दिया, तो इनके पास एसेट जो बैलेंस है वो डिफरेंट एसेट्स की फॉर्म में है। सो देयर बैलेंस शुड बी रिटन एज लाइक दिस। या तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर लिख दें, बैलेंस ब्रॉट डाउन में एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बिकॉज दिस इज देयर नेट बैलेंस। या हमें डेबिट और क्रेडिट की वर्किंग पता है कि जो चीज़ नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, उसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो एसेट्स हम यहीं रहने दें और लाइबिलिटीज़ क्योंकि ये माइनस करने हैं तो इनको हम दूसरी तरफ बैलेंस में लिख देते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस कैन बी रिटन इन 2 वेज। या तो आप दोनों अलग अलग, इसे इधर और इसे इधर लिखो लाइबिलिटीज़ को, या आप लाइबिलिटीज़ को यहाँ से पिक कर लो और यहाँ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जैसे एसेट्स आपने आउटलाइन की, देन यू रिकॉर्ड लेस लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करो और फाइनल बैलेंस आप लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ इसको कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट अस से वी आर टेकिंग दिस बैलेंस ओनली। ओके, नाउ बैलेंस के बाद क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग में लिखते हैं ना, तो ओपनिंग बैलेंस के बाद होती हैं ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ईयर। कौन कौन सी हैं, स्टॉक की ट्रांजेक्शन्स हैं, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न। सो ब्रांच एज अ डेटर, वी नो दैट डेबिट में हम करते हैं एज अ पर्सन डेबिट द रिसीवर। तो जब भी ब्रांच कुछ रिसीव करेगी, व्हेन ब्रांच इज रिसीविंग समथिंग, ये डेबिट में आता है। तो चाहे आप ब्रांच को गुड्स भेजो या कैश भेजो फॉर एनी पर्पस, इट विल बी कमिंग ऑन द डेबिट साइड। और ब्रांच इज सेंडिंग समथिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर ब्रांच कुछ दे रही है आपको तो वो क्रेडिट साइड में आता है, पर्सनल अकाउंट हो गया ना, उस तरह से डील करते हैं। सो गुड्स सेंट आपका डेबिट साइड में, गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज कैश सेंट, आप कैश भेजते हो एक्सपेंसेस के लिए, एंड रेमिटेंसेस, ठीक है ना, दूसरी तरफ। ये दोनों चीज़ें आ गई, ये हो गई ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ईयर। अब क्या करना है हमें,
कोई भी अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, उसका बैलेंस होता है। तो अब इसका बैलेंस कैसे होगा, डेटर अकाउंट का बैलेंस जाएगा क्रेडिट साइड में। सो यहाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, बट क्लोजिंग बैलेंस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो यहाँ तो सारी एसेट्स यहाँ आउटलाइन करो, लाइबिलिटीज़ माइनस करो, नेट बैलेंस लिख दो। या फिर जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस में किए, एसेट्स इसी तरफ आएंगी, लाइबिलिटी क्योंकि माइनस है उसको दूसरी साइड ले जाओ। सो हमारे पास बैलेंसेस क्या आ गए, क्लोजिंग डेट में एसेट्स लिख दी 1 बाय 1, लाइबिलिटीज़ लिख दोगे 1 बाय 1। तो ये 6 ट्रांजैक्शंस हैं, इसके आगे पीछे और कुछ नहीं लिखना, यही हैं आपकी एंट्रीज। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न, कैश सेंड, कैश रिटर्न। अब जब आपने सारे बैलेंसेस लिख दिए, अब आप इसको मैच करोगे, मैच करने पे प्रॉफिट और लॉस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में है जो कुछ ब्रांच को मिला, मतलब जो आपने ब्रांच को दिया। क्रेडिट साइड में है जो ब्रांच आपको वापस कर रही है। सो इफ़ ब्रांच हैपन्स टू पे यू मोर, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस इधर आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, है ना। सो उस केस में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, विच विल बी ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, दूसरी साइड में आ जाएगा लॉस। ओके, नाउ ये हो गया सिंपलेस्ट हमारा अकाउंट का फॉर्मेट। दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। बस इसके अंदर क्या है, हमें अब डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे इफ़ आई से एसेट्स, तो एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ सकती हैं, लाइबिलिटीज़ में कौन सी लाइबिलिटीज़ आ सकती हैं। एक कैश सेंट है तो कैश सेंट में ऑल टाइप ऑफ कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड, है ना। तो अब देखो एसेट्स में यू मे हैव फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश एट्सेट्रा, तो सबको कंबाइन करके लिख दोगे। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ आप कंबाइन करके लिख दोगे। नाउ गुड्स सेंट जो है, गुड्स कैन बी सेंट डायरेक्टली टू ब्रांच और इट कैन बी सेंट बाय अदर ब्रांचेस टू दिस ब्रांच। द ओनली थिंग इज कि ब्रांच इज रिसीविंग। अगर ब्रांच गुड्स रिसीव कर रही है, चाहे डायरेक्टली हेड ऑफिस से रिसीव करे या दूसरी ब्रांचेस से रिसीव करे, तो वो सारे कंपोनेंट यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंसेस भी सेम फॉर्मेट में आ गए। अब गुड्स सेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों केसेस में लिख देंगे। सिमिलरली गुड्स रिटर्न जो है वो भी आप डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, गुड्स रिटर्न भी आप लिख दोगे। रिटर्न्स बाय ब्रांच, रिटर्न बाय कस्टमर्स, सेंड टू अदर ब्रांचेस। अब कैश सेंड की बारी आती है। सो ब्रांच में सेंड कैश फॉर सैलरी, रेंट, पेटी कैश, किसी भी पर्पज़ के लिए। इनफैक्ट इफ़ हेड ऑफिस इज सेंडिंग कैश, चाहे वो एक्सपेंसेस के लिए हो, चाहे वो एसेट्स खरीदने के लिए हो, अगर हेड ऑफिस कैश भेज रहा है, ब्रांच रिसीव कर रही है, तो डेबिट में। अब ब्रांच सेंड भी करेगी कैश इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, तो वो क्रेडिट में। रेमिटेंसेस का अमाउंट यूजुअली क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना होता है। सो इट इज़ अ कैश सेल्स प्लस कलेक्शंस प्लस एनी एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं इसके वर्किंग नोट्स पर। ठीक है, सो ये जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हमने समझी हैं, गुड्स सेंट है या आपके इधर गुड्स रिटर्न है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस आती हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, प्रीवियस क्लास में हमने ये फॉर्मेट समझा था। इफ़ एनीथिंग इज़ बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ये इनकी डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस तो हमारे ब्रांच अकाउंट में आएंगी। अब ये जो इनकी इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं अपनी कंसर्न्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस इनकी अपनी बुक्स में आती हैं। मतलब अगर ब्रांच को स्टॉक का बैलेंस निकालना है, या ब्रांच को एसेट्स का बैलेंस कैलकुलेट करना है, या कस्टमर डेटर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो वो ये सारी ट्रांजैक्शंस जो इनकी हैं वो नोट करेगा। सिमिलरली हेड ऑफिस अपनी सारी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रखेगा। तो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हमारे ब्रांच अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो बाहर निकल गई। ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये एरोज हैं, ये बाहर हैं, इनको नहीं लेना। अब एक और ट्रांजैक्शन होती है, वो है इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के अक्रॉस जाके उनके लोगों से डील करती है। मतलब हेड ऑफिस इज पेइंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली, अब वो ब्रांच को स्किप कर गया, या हेड ऑफिस इज से गेटिंग कैश फ्रॉम ब्रांच कस्टमर्स, ब्रांच कस्टमर्स ने हेड ऑफिस को सीधे कैश भेज दी, वो ब्रांच को मिस कर गए। तो अगर ये इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस हैं तो इनको हमें डायरेक्ट बनाना है, मतलब इसमें हमें कंसर्न्ड पार्टी को बीच में इंक्लूड करना है। सो इफ हेड ऑफिस इज पेइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, हम अकाउंटिंग में क्या मानेंगे, हेड ऑफिस इज पेइंग कैश टू ब्रांच, फिर ब्रांच उसको
एक्सपेंसेस में यूज़ करती है पे करने में। ब्रांच कस्टमर ब्रांच को पैसा देगा और फिर ब्रांच हेड ऑफिस को पेमेंट करेगी, तो ये इनडायरेक्टली इनको इंक्लूड कर लेती हैं। ठीक। सो ब्रांच अकाउंट बनाते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट पर। वो क्या है? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये भी आपका मेन अकाउंट का पार्ट है। दिस अकाउंट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ। इसको बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? दिस अकाउंट हैज़ कम अप on the basis of यू कैन से ब्रांच अकाउंट। आपने ब्रांच में गुड्स की एंट्री की है तो बस क्रॉस पोस्टिंग कर दो। जब ब्रांच में गुड्स भेजे तो आपने एंट्री की ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो ये ब्रांच अकाउंट के जो डेबिट साइड की पोस्टिंग है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो और क्रेडिट साइड से पोस्टिंग डेबिट में रिकॉर्ड कर दो। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? परचेजेस। समझ रहे हो? ये जो ब्रांच अकाउंट है, जब आपने पीछे ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट देखा तो ब्रांच अकाउंट में क्या आया था? ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड में आया था गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स। ठीक है ना? तो ये आ गए थे। तो अब इन्हीं को आपने यहाँ पर नोट कर लिया। डेबिट की पोस्टिंग क्रेडिट, क्रेडिट की पोस्टिंग डेबिट। तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा नेट गुड्स सेंट। ये है नेट गुड्स सेंट। सो इसको आप अपने परचेजेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो, मतलब यहाँ से उधर क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हो। नाउ कमिंग टू वर्किंग नोट्स। ये दो मेन अकाउंट बन गए। वर्किंग नोट्स क्या है? जितने भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकाउंट बना लोगे। जैसे मान लो आपको डेटर्स का बैलेंस नहीं दे रखा, आपको डेटर्स का बैलेंस चाहिए ना, क्लोजिंग बैलेंस सबके चाहिए। आप डेटर अकाउंट बना लो। आपको पेटी कैश का बैलेंस नहीं पता तो आप या तो उसकी स्टेटमेंट बना लो या अकाउंट बना लो। फर्नीचर अकाउंट है तो सारे अकाउंट्स जिनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके अकाउंट्स बन जाएंगे। अब मान लो हमें डेटर के दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, लेकिन हमें कैश कलेक्शंस नहीं बता रखी, तो इन दैट केस हमें स्टिल डेटर अकाउंट बनाना होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रांच अकाउंट में चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसका रेलेवेंट अकाउंट बन जाएगा। सो इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट है। डेटर अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शंस आती हैं वो सब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप फिल कर दोगे। सो आपके पास ओपनिंग बैलेंस हो गया डेटर्स का, क्रेडिट सेल हो गई। अब डिफरेंस दूसरी साइड क्या आता है? सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, अलाउंसेस, बैड डेट्स। अगर डेटर से जो भी कलेक्शंस हैं वो आ जाती हैं और फाइनली हमारे पास होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना? सो एज अ पर्सनल अकाउंट any increase is debited, any decrease in the amount is credited. नेक्स्ट है हमारा पैटी कैश अकाउंट। सो पैटी कैश में यू माइट बी हैविंग सम ओपनिंग बैलेंस, फिर हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ पैसा भेजता है। सो जब पैटी कैश इंक्रीज होती है डेबिट साइड में आता है। अब इस पूरे मनी को आप या तो यूज़ कर लेते हो एक्सपेंसेस में या बैलेंस बच जाते हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग इट, आपका पैसा कम हो गया तो पैटी एक्सपेंसेस जो पे किए वो क्रेडिट कर दो और जो बाकी बच गया वो आपका बैलेंस है। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट। कई बार हमें स्टॉक का बैलेंस नहीं दे रखा होता तो हमें स्टॉक अकाउंट बनाना है टू कैलकुलेट द बैलेंस। सो स्टॉक इज़ अगेन अ रियल अकाउंट। एक रियल अकाउंट में क्या होता है? एनी इंक्रीज इज डेबिटेड एंड एनी डिक्रीज इज क्रेडिटेड। स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। अब आपका स्टॉक इंक्रीज कब होगा? ब्रांच में स्टॉक, ये ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है ना, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ता कब है? जब या तो ब्रांच के पास गुड्स आते हैं, मतलब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे, या कस्टमर ने सेल्स रिटर्न कर दी। ठीक है? और आपका स्टॉक कम कब होता है? व्हेन यू रिटर्न गुड्स टू हेड ऑफिस। या तो आपके गुड्स वापस चले गए या आपने सेल कर दी। आपका स्टॉक आउट जो हो रहा है वो दो रीज़न से हो रहा है, या तो आप कस्टमर को बेच रहे हो या आप हेड ऑफिस को वापस कर रहे हो। और स्टॉक बढ़ कब रहा है? या तो आपको हेड ऑफिस ने स्टॉक भेजा या आपके सेल्स रिटर्न हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार हमारे पास स्टॉक लॉसेज होते हैं। कुछ नॉर्मल लॉसेज हैं, कुछ एबनॉर्मल लॉसेज हैं। तो जो भी लॉसेज हैं दे ऑल्सो रिड्यूस योर स्टॉक। सो जो स्टॉक के रिडक्शंस हैं वो क्रेडिट साइड, स्टॉक की इंक्रीजेज डेबिट साइड में ले लो तो आपको बैलेंस मिल जाते हैं।
बट स्टॉक अकाउंट बनाते हुए वी नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि ये कॉस्ट बेसिस पे बना रहे हैं। अभी आप इन्वाइसिंग नहीं कर रहे हो ना, तो इसको कॉस्ट बेसिस पे बनाते हो। इन्वाइसिंग में इन्वाइस बेसिस पे बनते हैं। कॉस्ट बेसिस का मतलब है कि एवरीथिंग शुड कम ऑन कॉस्ट बेसिस। जैसे सेल्स रिटर्न है, आपने सेल्स तो सेल प्राइस पे किया है ना, बट यहाँ अगर लिखोगे तो कॉस्ट पर लिखना होगा। सेल्स बोथ कैश एंड क्रेडिट विल ऑल्सो बी रिपोर्टेड एट कॉस्ट। इसका रीज़न क्या है, मान लो आप सेल्स को सेलिंग प्राइस पे लिख देते हो, तो अब ये दोनों साइड कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें तो कॉस्ट पे हैं बट कुछ चीज़ें सेलिंग प्राइस पे हैं। अगर ये सेलिंग प्राइस पे आ गई तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड हमारी बढ़ जाएगी। ये इन्फ्लेटेड है क्योंकि यहाँ पर सेल प्राइस आ गया। तो इस अकाउंट से हमें फिर स्टॉक का बैलेंस नहीं मिलेगा, इससे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। भाई एक तरफ सेल प्राइस है, एक तरफ कॉस्ट है, तो ये प्रॉफिट देगा। हम स्टॉक अकाउंट प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहे हैं, हम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं इसका बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए। सो एवरीथिंग शुड बी रिपोर्टेड ऑन कॉस्ट बेसिस। सो वी प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक एट कॉस्ट। इसके अलावा एक और तरीका भी है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है ना आपका फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो ब्रांच के अकॉर्डिंगली। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? ब्रांच तो परचेज करती नहीं है, ब्रांच को परचेज की जगह क्या क्या मिलता है? गुड्स। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो जितने नेट गुड्स सेंट टू ब्रांच हैं वो आ जाएंगे। नेट मतलब लेस ऑफ रिटर्न्स। अच्छा, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन नेट में। नेट का मतलब है रिटर्न्स माइनस करके, ठीक है ना, ये लेते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट बैलेंस में हमारे पास स्टॉक इन हैंड भी हो सकता है कि कुछ स्टॉक हमारे पास बच गया, और हमारे पास स्टॉक इन ट्रांजिट भी हो सकता है कि अगर कुछ स्टॉक अभी रास्ते में है तो वो भी क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट है ना, आपको मिलना तो है, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ स्टॉक्स विल कम। ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग नोट्स में स्टॉक अकाउंट। देन यू हैव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। नॉर्मली इनमें सिर्फ डेप्रिसिएशन होता है, तो हम अकाउंट छोड़ भी सकते हैं। आप डेप्रिसिएशन काट के क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हो। कोई परचेज हो तो उसको एडजस्ट कर दो। डिटेल्ड क्वेश्चंस में सेल भी आएंगी, वो भी एडजस्ट होंगी। देन कैश अकाउंट। ऑल्दो नॉर्मली जो डिपेंडेंट ब्रांचेज होती हैं दे आर नॉट अलाउड टू मेंटेन द बैलेंस। सो नॉर्मली एक ब्रांच कैश अकाउंट में बैलेंसेस नहीं होते हैं, एंड वॉट एवर बैलेंस इज देयर इट इज़ रेमिटेड। वो रेमिट किया जाता है, भेज दिया जाता है हेड ऑफिस को। ठीक है, बट अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बैलेंसेस दे रखे हैं तो इसका मतलब होगा कि ब्रांच को कैश मेंटेन करना अलाउ किया हुआ है, तो उस केस में बैलेंसेस भी लिख देते हैं। देखो, ये जो आप स्टडी कर रहे हो स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कुछ तो फॉर्मेट से चीज़ें चलती हैं, लेकिन सब चीज़ एक वेल स्टेटेड पैटर्न में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हमें ऑप्शन में भी दी होती हैं, उसमें चॉइसेस होती हैं। लाइक ब्रांच कैश, ब्रांच may be allowed to maintain cash, branch may not be allowed to maintain cash। तो वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा। बैलेंस दे रखा है तो बैलेंसेस लिख दो, मतलब कैश मेंटेन कर रहे हैं, नहीं है मतलब वो कैश मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप सारा बैलेंस रेमिटेंसेस में लिख सकते हो। सो एज अ कैश अकाउंट डेबिट साइड में सारी इंक्रीजेज और क्रेडिट साइड में सारी डिक्रीजेज, यही रियल अकाउंट का नेचर होता है ना। तो जिन चीज़ों से आपको पैसा मिला वो सब डेबिट में लिख दो, जहाँ जहाँ पैसा दिया वो क्रेडिट में लिख दो, बाकी आपका बैलेंस आ जाएगा या रेमिटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। सो जो अकाउंट्स के नेचर हैं, जो स्टेटमेंट्स के नेचर हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिक अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में आपके पास सारे ही अकाउंट्स आए। सो दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। कभी किसी में एक अकाउंट बनता है, दो बनते हैं, बट वी नीड टू नो ऑल। सो अनदर पॉइंट हियर, ये जो रेमिटेंसेज हैं ये हमने ले ली। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स प्लस एनी रिसिप्ट माइनस एनी पेमेंट। सो रेमिटेंसेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला यहीं से आया है। रेमिटेंसेज अगर इसको इक्वेशन में लिखोगे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स प्लस कैश सेल्स प्लस एनी अदर रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस पेड प्लस पेमेंट प्लस रेमिटेंसेज। भाई अगर मैं ये बोल दूँ बैलेंस नहीं रख रहे हो तो 1 2 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू
4 + 5 + 6, ठीक है। तो रेमिटेंसेस का फॉर्मूला 6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 2 + 3 -4 -5। अब इसमें एक चीज़ है, कैश सेंट फॉर एक्सपेंसेस, नॉर्मली वो हम इसमें लिखते नहीं हैं, रीज़न बीइंग वो ब्रांच को मिली और एज इट इज़ ब्रांच उसको एक्सपेंसेस के लिए पे कर देगी। जैसे यहाँ पर आपको एनी अदर रिसिप्ट में है कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजे हैं। अब वो तो ब्रांच एज इट इज़ पे कर देगी ना, ब्रांच एक्सपेंसेस पे कर देगी उसमें से, ठीक है ना। तो इसको हम अगर इग्नोर कर दें क्वेश्चन में तो ये ना प्लस में है ना माइनस में है, छोड़ भी सकते हो और चाहो तो इसे दोनों जगह भी लिख लो। तो कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से इसमें स्टेटमेंट का कंपोनेंट को ले सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन मैंने आपकी बुक का लिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। पीसी लिमिटेड चेन्नई सेंड्स गुड्स टू दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट, तो कॉस्ट का क्वेश्चन है। ब्रांच सेल्स गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है बट वी शुड रीड इट। ऑल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड बाय ब्रांच आर टू बी रेमिटेड टू हेड ऑफिस, तो जितना पैसा ब्रांच को मिलेगा वो उसे रेमिट करना है, क्वाइट लॉजिकल है ना, ये तो नॉर्मल बात है। थोड़ा फ़र्क तब होता अगर ये क्वेश्चन कहता है कि ऑल प्रोसीड्स आर टू बी रेमिटेड टू हेड ऑफिस कीपिंग मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5000, मतलब आपको 5000 कैश अपने पास बचा लेनी है, बाकी भेजनी है। तो इन दैट केस जब आप कैश का टोटल करते ना उसमें से 5000 का बैलेंस छोड़ के रेमिट करते, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है। हेड ऑफिस सेंड्स कैश फॉर एक्सपेंसेस, हाउएवर फॉर पेटी एक्सपेंसेस पेटी कैश इज मेंटेन्ड, अब पेटी कैश मेंटेन हो रही है तो ठीक है, पेटी कैश ब्रांच के पास रहेगी एज एन एसेट। नाउ प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, जब भी हमें कोई क्वेश्चन करना है अंडर डेटर सिस्टम हमें क्या एनालाइज करना है, हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस क्या है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट, कैश रेमिटेड। नाउ लुक एट ओपनिंग बैलेंसेस, एक बैलेंस भी हमें गिवन हो तो दूसरे उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये 3 बैलेंसेस दे रखे हैं इन द बिगनिंग, अच्छा सिमिलर क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखे हैं। ये ना भी दिया हो तो भी हमें पता है कि ब्रांच के पास ये 3 एसेट्स हैं, तो हम इन तीनों के बैलेंसेस सॉल्व कर लेंगे। स्टॉक अकाउंट बना के स्टॉक का बैलेंस ले लेंगे, डेटर अकाउंट बना के डेटर का बैलेंस ले लेंगे, पेटी कैश से इसका बैलेंस। सो जितने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो उनके वैल्यूज़ अगर ना गिवन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस में से पिक करो 4 ट्रांजैक्शंस, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड, कैश सेंट, कैश रेमिटेड। ओके, गुड्स चेक करते हैं। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स की ट्रांजैक्शंस हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ओके, गुड्स की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये गुड्स की 2 ट्रांजैक्शंस हो गई। अब कैश सेंट, कैश रेमिटेड, तो कैश सेंट चेक करते हैं, तो यहाँ पर कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस में कहाँ आ गए हम, कैश सेंट टू ब्रांच एक्सपेंसेस में कह रहा है रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस और अदर्स, ये सारी कैश आपको भेज रहे हैं। अच्छा, ये भी कैश भेजी जा रही है, तो ये सारी कैश आपको भेजी जा रही है, दिस इज़ कैश सेंट टू ब्रांच, तो ये कैश सेंट हो गई। नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांजैक्शन में ये सारा आ जाएगा, 11,700 कैश सेंट, क्लोजिंग बैलेंस 15,100, ओपनिंग बैलेंस 9,650। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, कैश रेमिटेड। कैश रेमिटेड इज इट गिवन टू अस, कितना कैश आप दे दोगे। हेड ऑफिस को वापस क्या करना होता है, जितना पैसा आपको मिला है वो सारा आपको वापस करना है। तो आपको कहाँ से पैसा मिला है, यहाँ से चेक करते हैं। पेटी कैश तो अलग रखनी होती है, उसको नहीं इंक्लूड करो, ठीक है। बाकी देखो, सो ये आपको कैश मिल गई होगी कैश सेल से, फिर आपको डेटर से पैसा मिल गया, ठीक है। और कहाँ से पैसा मिल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिला, ये जो अमाउंट है ये कैश सेंट तो मिली तो है आपको, लेकिन एक्सपेंसेस के लिए है तो हम मानेंगे इससे तो एक्सपेंसेस पे हो गए। लिखना भी चाहते हो तो लिख दोगे ये मिल गया और साथ के साथ ये पे भी हो गया, ठीक है। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस आपने पे किए, वो तो आप अपनी पेटी कैश में से दोगे, तो कैश पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो और तो कुछ कैश में रहा नहीं, तो आपकी कैश की रेमिटेंसेस कितनी आ गई 48,000। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। सिक्स सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड, कैश सेंट, कैश रेमिटेड, जस्ट 6। यही ट्रांजेक्शन्स हमारे डेटर अकाउंट में आनी है, तो सारा ध्यान इस पे लगाना है कि ये ट्रांजेक्शन्स हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो एनालिसिस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स गिव्स अस दीज बैलेंसेस। ये बैलेंसेस हैं हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट, कैश रिटर्न, ये चारों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अगर हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है तो हमारा ब्रांच अकाउंट इसमें कैसे बनेगा? सो वील बी राइटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये ऊपर टाइटल आप लिखोगे, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो डेट, जो भी एंड की आपको डेट दे रखी है, ईयर एंड वो आप ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं जनरल छोटा सा फॉर्मेट बना के आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसमें पोस्टिंग्स होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैसे आता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस में तुम्हारे पास 3 एसेट्स थी, लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है, यही लिख दोगे, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, लिख दो। 5,000, 3,500 इनर कॉलम में आ गया, 8,650, है ना। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस एंड में आएगा, हम उसकी स्पेस एंड में लिखेंगे स्पेस के अकॉर्डिंगली। अब ट्रांजैक्शंस पोस्ट करो, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न। तो जब ब्रांच एज अ रिसीवर, ब्रांच एज अ पर्सन, जो कुछ ब्रांच को दे रहे हो, जो ब्रांच को मिल रहा है, वो डेबिट में आना है, तो आप लिख दोगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, कितना 40,000। और अगर ब्रांच रिटर्न कर रही है, गुड्स रिटर्न है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स, कितने आ गए 2,500, ठीक है ना। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट। अब डिटेलिंग लिखनी चाहिए, जितने भी जहाँ भी ट्रांजैक्शंस है ना, सारी डिटेल इस अकाउंट में आएगी, क्योंकि देखो हेड ऑफिस और तो कुछ नहीं बना रहा ना, हेड ऑफिस तो एक ही अकाउंट बना रहे, और कोई डिटेल नहीं है उसके पास। तो आप अकाउंट के अंदर डिटेल्स लिखोगे कि इतनी कैश रेंट की, इतनी सैलरी की, इतनी इंश्योरेंस की, ये सब लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा टोटल 11,700। दूसरी साइड आ जाएंगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस भी हमने कैलकुलेट की हुई हैं, तो अगर आप ये एनालिसिस शीट बनाते हो, वर्किंग नोट्स हैं 1, 2, 3, है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेमिटेंसेस 48,000, और आपके नोट नंबर 2 आ जाएगा, नोट नंबर 2 से 2 में आइडेंटिफाई कर लेंगे, या यहाँ पर भी आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट, कैश रिटर्न। अकाउंट एक ही है, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। रिटर्न के लिए भी आ जाता है, रिटर्न के लिए बस डिटेल में लिख देते हैं। उसके बाद आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है ना। अब बैलेंस में क्या क्या है? स्टॉक है, डेटर है, पेटी कैश है, लिख दो भाई 9,000, 6,100, ठीक है, आ गया 15,100। सो यू हैव गॉट दिस मच। अब इसका टोटल करो, 65,600, तो कितना बैलेंस आ गया? 250, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जनरल P&L अकाउंट, प्रॉफिट का ट्रांसफ़र आपने कर दिया। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ ब्रांच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। अब इसी में मैं आगे अगर आपको गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बताऊँ, ये बहुत सिंपल अकाउंट है बनाना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ समरी है कि गुड्स कितने सेंड किए, गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसी की समरी है। तो गुड्स की ट्रांजैक्शंस इसमें नोट करनी है। गुड्स की 2 ट्रांजैक्शंस थी, तो डेबिट से क्रेडिट में पोस्टिंग होती है, सो ब्रांच अकाउंट गुड्स सेंट, ठीक है ना, और इधर से हो जाएगा ब्रांच अकाउंट
2500, गुड्स रिटर्न्ड, तो आ गया 37,500। ठीक है, ये किस में जाएगा, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई आपकी कोई आपका रियल एसेट थोड़े ना, ये तो सिर्फ ट्रांजैक्शन की समरी है। तो जितने गुड्स आपने ब्रांच को भेज दिए उतने आपके ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो या तो इसे आप अपनी, आप मतलब हेड ऑफिस, अपनी परचेजेज में से या फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से इसको कैंसिल कर देगा। सो सी हाउ दिस अकाउंट विल अपीयर, ये इस तरह से हमारा अकाउंट आ जाएगा। यू कैन सी दैट, है ना। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, देखो चेक करो, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शंस ऑफ द ईयर, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड। ठीक है, सो आपके पास गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड, कैश सेंट, कैश रेमिटेड। तो आप चेक कर सकते हो नेक्स्ट में, यही है, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, कैश सेंट, कैश रेमिटेड। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 5250। बाकी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट आपने कैसे बनाया है, इट्स अ समरी ऑफ गुड्स सेंट, जो लिख रहे हो ना वही है। आप इस अकाउंट का नाम दे रहे हो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो यही लिखना है कि कितने गुड्स ब्रांच को भेजे। ये गुड्स सेंट किए थे, ये उन्होंने वापस कर दिए, तो नेट अमाउंट आ जाएगा परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। सो दिस इज़ हाउ वी solve questions of branch account अंडर डेटर सिस्टम। सो डेटर सिस्टम में इस तरह से अकाउंट बनता है। अब इसमें हमने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, बिकॉज वी डिडेंट नीड एनी, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसका वर्किंग नोट बनाया जाता है। बाकी ये दो अकाउंट्स हैं। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन बुक्स. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.